नमस्कार, द स्वतंत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अक्षय मराठे, जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और आम आदमी पार्टी जो खुद को पढ़े-लिखों की पार्टी बताती है, उसका एक बड़ा चेहरा भी हैं। हार्वर्ड से पब्लिक पॉलिसी ग्रेजुएट भी हैं। अक्षय, द स्वतंत्र पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। पहली बार हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत अक्ष शुक्रिया विक्रांत जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका ये चैनल देखकर। मैं आपको बता दूँ, मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ और आपको और शरद भाई को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस चैनल के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अक्षय, सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे हार के कारणों पर बातचीत करना चाहता था, लेकिन पहला सवाल अब मैं क्योंकि आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है आदित्य ठाकरे, वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है और ये कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में उनका ये कहना है कि जो महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई, वैसी ही देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही है। अभी दिल्ली में भी हुई और इस पर सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस मामले में क्या सोचती है? नहीं विक्रांत जी, मुझे लगता है कि कुछ सालों से एक शंका थी बहुत लोगों के मन में कि ईवीएम्स के द्वारा भाजपा गड़बड़ी कर रही है और उसके वजह से उनकी बड़ी-बड़ी जीत हो रही है कई सारे चुनावों में। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो एनालिस्ट है, जो स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने बहुत नजदीकी से वोटर लिस्ट को देखा और चुनाव के 2 महीने पहले उन्हें ये पता चला कि बीजेपी ईवीएम के द्वारा जरूरी नहीं है कि गड़बड़ी कर रही है, वो वोटर लिस्ट के द्वारा गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। इसका उदाहरण हमने इस चुनाव में दिल्ली में देखा, जहां पे बड़े स्तर पे बीजेपी के लोग डोर टू डोर जाते, पता करते कि कौन सा वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है और फिर उसका नाम किसी अपने ऑब्जेक्टर के जरिए इलेक्शन कमीशन को देते, कह के कि ये व्यक्ति अब यहां रहते ही नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के वोटर है, उनको पता है, और जानबूझकर ऐसे वोटरों की सूची इलेक्शन कमीशन को देते और कहते इनको डिलीट करवा दीजिए। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सतर्क रही, उन्होंने देखा महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से इस स्ट्रैटेजी को बीजेपी ने अपनाया, उसको देख करके हमने इस बार सतर्कता से इस वोटर डिलीशन को काफी हद तक रोका। उसी तरह से वोटर एडिशन भी बीजेपी कई सीटों पे करने की कोशिश में थी। जैसे आपने देखा होगा नई दिल्ली की अपनी सीट पर, अरविंद केजरीवाल जी की सीट पर, आपको पता होगा कि इस सीट पर सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं। मैं एक सूची पढ़ रहा था जिसमें हर बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर, एमपी के घर पर 4 से 5 वोटर पहले होते थे और इस चुनाव से पहले अचानक 40 वोटर जोड़ दिए जाते हैं, 50 वोटर जोड़ दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग यहाँ पे अचानक से कौन लोग आए, कहां से आए, क्या है, लेकिन ये सवाल पूछना तो मुझे लगता है वाजिब है कि जिस लोकेशन पर पिछले कई सालों से 3-4 लोग रह रहे थे, वो अचानक से वहां पे इतने सारे वोटर की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। तो मुझे लगता है सारे ऑपोजिशन पार्टीज को इस स्ट्रैटेजी को बीजेपी के काउंटर करना जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर पैदा कर सकता है। लेकिन अक्षय, ये देखा गया कि आप लोगों ने बहुत से मुद्दे उठाए इसी वोटर लिस्ट को लेकर के, लेकिन सबका सबका सॉल्यूशन तो शायद नहीं मिला क्योंकि चुनाव आयोग में भी आपने बहुत शिकायतें दी, कई तरह की शिकायतें दी। सब पे तो आम आदमी पार्टी सैटिस्फाइड नहीं है। तो पकड़े जाने के बाद भी, गलती पकड़े जाने जिसको आप गलती मानते हैं, उसके बाद भी उसका हल तो होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो सतर्कता से भी कोई फायदा नहीं हुआ खास। नहीं विक्रांत जी, मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का हाल इन लोगों ने कर दिया है, वो इसी बात से पता चलता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, उसको इन्होंने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर दिया है। इलेक्शन कमीशन होता ही एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बॉडी है, जिसको किसी एक पार्टी विशेष को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह अपने हाथ ले लिया है। तो जो भी अफसर इलेक्शन कमीशन में बैठेगा, उसके पास कोई चारा नहीं बचा अब कि वो भाजपा की लाइन पे अगर नहीं चलेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं सतर्कता जरूरी है कि जितना हम पहले से आवाज उठाए, जितना एक माहौल देश भर में बनाए कि इस तरह की वोट की चोरी बीजेपी कर रही है, तो इतनी आसानी से जो खुलेआम महाराष्ट्र हरियाणा में हुआ, दिल्ली में कुछ हद तक कम हुआ। हो सकता है अगले चुनाव में जितना ज्यादा बुलंदी से ऑपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को उठाए और कम हो। तो हमें हार तो नहीं माननी चाहिए, हमें जितना हो सके बुलंदी से आवाज उठानी चाहिए।
तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आदित्य ठाकरे जी जैसे नेता या अखिलेश यादव जी जैसे नेता आम आदमी पार्टी के इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हो सकता है आगे अगले चुनाव में इस सतर्कता को और बेहतर तरीके से बहुत पहले से भी आजमा के देखें। अक्षय, अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि दिल्ली का नतीजा आ गया। उसके बाद ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के 25 से 30 विधायक हमारे संपर्क में है। हालांकि उस संख्या से भी, अगर उस संख्या को सही भी मान लिया जाए, तो भी आम आदमी पार्टी नहीं टूट सकती, क्योंकि संख्या 2/3 की चाहिए। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी में पंजाब को लेकर भी एक चिंता बन गई है? पंजाब को लेकर भी एक संकट पैदा दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि पंजाब को लेकर संकट से ज्यादा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में जो सारी अड़चनें कठिनाइयां इलेक्टेड गवर्नमेंट को थी, वो पंजाब में उतने हद तक नहीं है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता है, मुझे पता है कि वो बार बार ये कहते हैं मुझे राजनीति करना आता नहीं, मुझे राजनीति करना पसंद नहीं है। वो लोगों को लगता है कि वो सिर्फ पॉस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सही में राजनीति के लिए नहीं बने हैं, वो काम के लिए बने हैं। तो पंजाब में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की जोड़ी के पास है, अगले 2 साल में कुछ नया कर दिखाने की, एक पंजाब मॉडल देश को दिखाने के लिए, वो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एक संधि है, एक उपलब्धि है कि हम दोबारा दिल्ली के हार के बाद एक नया मॉडल देश के सामने रख पाए। मुझे नहीं लगता कोई टूटने की चिंता अभी अभी तो कोई नजर नहीं आ रही। अक्षय, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से हार हुई, उस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकल कर आई थी। देश को लगा था कि एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली एक नई दिशा दिखाएगी। लेकिन इन पिछले 5 सालों की, अगर हम पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें, तो कथित शराब घोटाले के आरोप लगे। मुख्यमंत्री जिसमें रहा करते थे अरविंद केजरीवाल, उस घर को लेकर के सवाल उठे, और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी अपने मूल चरित्र से हट गई है। बीजेपी ने भी इस परसेप्शन को लेकर के बहुत आरोप लगाए, और ये कहा जाए कि पूरा चुनाव प्रचार इसी के इर्द-गिर्द खड़ा था। लेकिन मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आपने हार के कुछ और कारणों का भी ज़िक्र किया। तो आज दास स्वतंत्र के दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, इस पार्टी का हिस्सा होते हुए, कि क्या हार के बड़े कारण रहे? विक्रांत जी, आप जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं वो मैंने जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी दिन लिखा था। और उस आर्टिकल के लिखने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस और पंडित जो हम जिन्हें हम कहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के हार का एक आकलन सबके सामने रख रहे थे। और वही सारे मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, शीश महल या अलग अलग तरीके के मुद्दे जो भाजपा ने उठाए, उसका जिक्र होके उस आकलन को बहुत ज्यादा एक माहौल बनाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इन वजहों से हारी। लेकिन मुझे लगता है ये आकलन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये सारा नॉर्मल पॉलिटिक्स का आकलन हो गया। ये किसी भी चुनाव में आप देखो, कोई एंटी इनकम्बेंसी बनाने के लिए ऑपोजिशन पार्टी मुद्दे उठाती है। बीजेपी का हक है, वो मुद्दे उठाएगी जो उनको लगता है हमारी कमजोरियां है। हमारी कुछ कमजोरियां थी भी, वो उसको भी मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की हार हमारी कमियों की वजह से नहीं हुई। ये बहुत ही शायद सुनने में अजीब लगेगा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता होकर ये कह रहा हूं कि हाँ, हमारी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन क्या उन कमजोरियों की वजह से आम आदमी पार्टी हारी? तो बिल्कुल भी ऐसी, मुझे ऐसी स्थिति नजर नहीं आई। दूसरा कारण ये था कि आम आदमी पार्टी के कई सारे समर्थक निराश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि इतनी मेहनत के बाद पार्टी हार गई और चुनाव में हम अच्छे परिणाम नहीं ला पाए। उनके लिए भी मैंने ये आर्टिकल लिखा कि हिम्मत मत हारिए, ये आपकी गलती या आपकी कमी की वजह से आप नहीं हारे हैं। हम हारे हैं तो एक पूरे तंत्र को इस्तेमाल किया गया हमें हराने के लिए, और उसके लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा। और उस आर्टिकल में मैंने 3 चीजें गिनवाई है, जो मुझे लगता है 3 कारण है। पहला कारण है डिसएम्पावरिंग द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उसको पिछले 5 सालों में अलग अलग कदम उठाकर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पावरलेस बना दिया। पहला उन्होंने काम क्या किया, जैसे ही 2020 में अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा प्रचंड बहुमत मिला, तो उन्हें ये रियलाइज हो गया कि इस आदमी को, इस सरकार को नॉर्मल पॉलिटिक्स करके हराना नामुमकिन है। क्योंकि जो वेलफेयर पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाई लोगों को, लोग इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी अपनी सरकार, एक गरीब व्यक्ति की सरकार दिल्ली में बनी है।
वो अरविंद केजरीवाल को ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले जीएनसीटीडी एक्ट नाम का जो एक लॉ है जिसके जिसके तहत दिल्ली की पूरी सरकार चलती है, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया। कैसे अमेंड किया? उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार शब्द का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी। तो जो चुनी हुई सरकार है उसको आपने एक तरह से खारिज कर दिया, कहा अब सरकार होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर उन्होंने क्या किया, एमसीडी एक्ट, हमने एमसीडी जीती 2022 में, उस एमसीडी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने एमसीडी एक्ट को भी अमेंड करके ठीक उसी तरह से कहा कि एमसीडी की सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दो सरकारें, दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार, जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकारें है या थी, उन दोनों को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया एक तरह से। फिर उन्होंने क्या किया, एक बीजेपी के पॉलिटिशियन को गुजरात से उठा के विनय कुमार सक्सेना जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। वो व्यक्ति एक पॉलिटिशियन है, वो नजीब जंग, अनिल बैजल या जो पिछले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, वो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो व्यक्ति पॉलिटिशियन है। उसका काम है बीजेपी की हर लाइन को इस तरह से इंप्लीमेंट करना कि उसको बीजेपी आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट बना दे या कुछ और बड़ा ओहदा दे दे। तो उसके पूरे इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही उन्होंने ऐसा बना दिया कि दिल्ली में अगर कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उसको दिल्ली की केंद्र सरकार बंद करने की पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे कई सारे कदम उठाकर उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारों को ठप कर दिया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, हमारे सारे के सारे बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाला। उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो सबको पता है हाँ, किस तरह से सारे मंत्रियों को एक एक करके जेल में डाल दिया गया। ये शायद भारत या दुनिया के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ होगा कि एक सरकार की आधी कैबिनेट को आप उठा के जेल में डाल देते हो। कैसे सरकार चल पाएगी जब आपकी सारी टॉप लीडरशिप, आप सोच के देखिए, अगर केंद्र सरकार की आधी कैबिनेट जेल में चली जाए तो क्या भारत सरकार चल पाएगी? नामुमकिन है। कोई सरकार क्योंकि नहीं चलती। बिल्कुल, तो ये दूसरा काम किया उन्होंने। और तीसरा काम उन्होंने किया कि दिल्ली में एक माहौल बना दिया, एक त्राही त्राही का माहौल बना दिया कि सड़कें टूट रही है, आपकी आपकी सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, हर जगह गंदगी है, पार्क्स की क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। तो एक दिल्ली का जो तबका है, मिडिल क्लास कह लीजिए आप उसको, जो भी कह लीजिए, जिसे अरविंद केजरीवाल जी के फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, फ्री बस यात्रा, इन सारी सहूलतों की शायद जरूरत इतनी ज्यादा ना हो, उस तबके को यह महसूस कराया गया, देखिए अगर आपने दोबारा अरविंद केजरीवाल को वोट दिया तो आपके जिंदगी को हम नरक बना देंगे। उनके सिर पे बंदूक रखी गई कि अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो जैसे हमने पिछले कुछ सालों में आपके शहर की सरकार को चलने नहीं दिया, वैसे ही अगले 5 साल भी चलता रहेगा। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक प्रधानमंत्री अपने खुद के नेशनल कैपिटल को उसने किडनैप किया और फिरौती में अपना वोट मांगा लोगों से। भाजपा को वोट दीजिए वरना आपका राष्ट्रीय, जिसे हम कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, उसको हम खत्म कर देंगे। तो बहुत ही दुखद बात है, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई है कि अपना खुद का देश का प्रधानमंत्री एक पूरे कैपिटल सिटी को इस तरह से किडनैप कर दे और हॉस्टेज रखे कि हमें वोट दो वरना देख लो। बहुत ही तो डिफिकल्ट सिचुएशन है। अक्षय, इन सभी चीजों को अगर हम लोग मान लें, क्योंकि ये होते हुए दिखा, इस तरीके की बातें लगी, लेकिन एक बात बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बार भी जीत जाते तो स्थितियां तो बदलनी नहीं थी, वही एलजी थे, वही केंद्र सरकार थे। तो ये तो एक तरह से दिल्ली वालों के लिए और आप लोगों के लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि कम से कम अब एलजी और सरकार का उस तरीके का संघर्ष नहीं दिखेगा। अब दिल्ली की सरकार का मतलब दिल्ली की सरकार होगा, भले ही कानून में एलजी को सर्वोच्च कहा गया हो, लेकिन अब दिल्ली सरकार की ताकत भी दिखाई देने लगेगी। और काम जो सीवर पानी के रुके हुए थे, अब शायद अधिकारी भी उन्हें ना रोकें और उन्हें तेज रफ्तार में करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। नहीं विक्रांत जी, मुझे नहीं लगता इसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद, जब मैं दिल्ली में पहली बार आया 2016 में, तो मैंने सबसे पहले आतिशी जी, मनीष जी के साथ दिल्ली के स्कूलों पे काम किया था। तो जो काम आम आदमी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी में लग लग के जो करवाए है ना, वो भाजपा की कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं करा पाएगी। तो जो बच्चा आज की डेट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, जो मोहल्ला क्लिनिक में जो लोग जा रहे हैं इलाज लेने के लिए, जिनको फ्री अच्छी बिजली की सुविधा मिल रही है,
मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो लगता है कि ये भाजपा वाले जब सरकार बनाएंगे तो क्या उसी तरह से शिक्षा स्वास्थ्य पे काम वो करना चाहेंगे, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि और किसी भी राज्य में भाजपा ने उस तरह से काम नहीं किया है। तो जी, ये बात आपकी सच हो सकती है कि जो डेली लड़ाइयां थी एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की, हो सकता है वो कुछ हद तक कम हो जाए, लेकिन दिल्ली का जो एक गरीब तबका है जिसको सरकार की जरूरत है, उसकी जिंदगी में मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, बल्कि लेकिन खराब ही मेरे होगा, मुझे लगता है। जी, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा भी था कि अगर आप जीत जाते तो भी इस सरकार के साथ या एलजी के साथ तो रिश्ते उसी तरह रहते, फिर किस तरह से काम होते? 2 साल में जो काम नहीं हुए, आपने भी माना काम नहीं हुए, दिल्ली ने भी देखा कि खैर काम उस रफ्तार से नहीं हुए जो होने चाहिए थे। सड़कें टूटी, सीवर ओवरफ्लो ये सब होते हुए हमने देखा। तो क्या कारण है कि अगर इस बार जीतते तो ये सब चीजें नहीं होती, तब भी यही सब स्थिति बनी रहती? नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन एक चुनावी मैंडेट भी कोई चीज होती है। जैसे आपने 2024 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार घट के 240 पे आ गई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में, पूरे तंत्र में एक मैसेज तो गया कि अब पहले जितना मोदी जी को सपोर्ट नहीं है, तो मोदी जी जो कहें जो करे वो सब सही, ये तो आगे नहीं चलने दिया जाएगा। उसी तरह मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो कहीं ना कहीं तंत्र पे प्रेशर तो होता कि भाई तीसरी बार चुन के लोगों ने भेजा है सरकार को, अब भी अगर आप इसको काम नहीं करने दोगे तो मुझे लगता है कि एक पॉपुलर डिसअफेक्शन बीजेपी के खिलाफ जरूर बनता, अगर फिर से वो इसी तरह की हरकत करते तो। अक्षय, कल हमने देखा एक्स पर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि गंगा यमुना किनारे वासुदेव घाट पर यमुना आरती शुरू हो गई। तो उसको हमने थोड़ा पड़ताल करने की कोशिश की तो ये पता चला कि 2015 में अरविंद केजरीवाल ने भी एक बड़ा कार्यक्रम यमुना की आरती का वहां पर किया था, और पिछले ही साल 2024 में मार्च में एलजी ने भी वहां पर यमुना आरती का कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी एक हिस्से ने कल ये जब वीडियो आया तो ये चलाना शुरू किया कि अभी नई सरकार भी नहीं आई है लेकिन यमुना आरती वहां पर होनी शुरू हो गई है। तो इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के इस रोल को आप देखते हैं? विक्रांत जी, अब आगे आगे देखिए क्या क्या मेन स्ट्रीम मीडिया कहानियां प्लांट करती है। वो दिल्ली के गवर्नेंस के हर इशू पे वो इसी तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार में ये गलत हो रहा था, वो भाजपा आने के बाद अब सुधार कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इस तरह के झूठे नैरेटिव खूब फैलाए जाएंगे। इसका मुकाबला मुझे लगता है कि वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज की डेट इतनी कम हो गई है कि भाजपा के जो कट्टर समर्थक है उनको छोड़ दो तो शायद कोई भी उनके ऊपर विश्वास कर नहीं रखता अब। तो मैं इतना ज्यादा चिंतित नहीं हूं, वो अपना नैरेटिव चलाएं। आम आदमी पार्टी के इतने जिसको हम बड़ी हार की तरह देख रहे हैं, उस हार में भी 44% दिल्ली की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो जानती है भली भांति कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है। तो मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से इतनी चिंता नहीं है जितनी हो सकता है 5-10 साल पहले होती थी। वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहे। एक अंतिम सवाल अक्षय आपसे कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारी है, बहुत सी राजनीतिक दल, लगभग सभी राजनीतिक दल चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस हार के साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही उनका राजनीतिक मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया है कि ये ऐसी हार है जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नहीं उठ सकेंगी। क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक मरसिया पढ़ना किस हद तक आपको सही लगता है? विक्रांत जी, मैं कोई पॉलिटिकल इसमें आपको बयानबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, वो इस वजह से जुड़े थे कि हम देखते थे कि दुनिया भर में कई सारे विकसित देश है जहां पे बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराना सरकार का काम होता है और सरकारें अच्छी तरह से करती भी है। अरविंद केजरीवाल देश के उस पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहता है कि बेसिक सुविधाओं को बेहतर करो और जनता के हाथ मजबूत करो, जनता खुद ब खुद विकास करेगी। आम आदमी पार्टी इस स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब तक इस स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई कंपेटिटर नहीं आ जाता, तब तक अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म करना नामुमकिन है। तो आज एक चुनाव हारने से उस बेसिक सर्विसेज की जो डिमांड है
उसको आप मार नहीं सकते। देश के हर कोने-कोने में लोग देखते हैं कि भाई दिल्ली में अगर अच्छी स्कूल व्यवस्था हो सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? आप ये सोच के देखिए, गुजरात जो इनका गढ़ माना जाता है, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे सिर्फ स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को एक समय पे 27-28% वोट शेयर आ रहा था और फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें 15% पे सिमटाया। लेकिन इस डिमांड को जब तक देश में आप देखें कि वो जिंदा है, तब तक अरविंद केजरीवाल को खत्म करना नामुमकिन है। तो मैं नहीं मानता एक चुनावी हार से कोई आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को कोई खतरा है। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। तो चलिए, ये तो बस एक शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आप हमारे साथ जुड़े। दास स्वतंत्र के दर्शकों से अनुरोध है कि स्वतंत्र देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रांत। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।